ये जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस टेक्निक के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग कंडीशंस जो प्रॉब्लम्स की होती हैं, इन सब बातों को हमें ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रोसीजर एबीए के अंदर हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर प्रोसीजर्स में अगर मैं बोलूँ तो ट्रेनिंग के बेसिकली 4 तरीके देखे जाते हैं। तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का ये पार्ट एक तरीके से कहा जा सकता है कि हम इसमें बच्चे की कंडीशन, कौन सी स्किल जिसकी ट्रेनिंग हम उसको देने जा रहे हैं, या फिर कौन सी सिचुएशन में वो बच्चा खुद है और उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या बच्चा एक्चुअली हमारी बातों को समझ सकता है, सुन सकता है, या बच्चे में बहुत सारे ऐसे एसोसिएटेड कंडीशंस हैं कि बच्चा हमारी बातों को आसानी से सुन भी नहीं सकता, और अगर सुन भी पाता है तो समझ नहीं सकता या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऐसी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। जब हम किसी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे के साथ में काम करते हैं तो हमें ये सारी बातें खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों के अंदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स हम किस तरीके से समझते हुए उनको ट्रेनिंग दे सकें, ये मेन उद्देश्य होता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का। तो 4 जो अलग अलग तरीके हैं प्रोसीजर, हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही सेट करें तो हमें सही रिजल्ट मिलने की चांसेस भी ज़्यादा होती हैं। डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग, इसमें जो बातें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को खास करके अगर देखा जाए तो जो इंटरवेंशनिस्ट हैं, मतलब इंटरवेंशन जो दे रहे हैं, इंटरवेंशन टीचर भी दे सकते हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट भी दे सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं, पेरेंट्स भी दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जो भी इंटरवेंशन दे रहा है, इंटरवेंशन मतलब जिस तरीके से चल रही है प्रोसेस, उस प्रोसेस में हम एक पॉजिटिवली जो होना चाहिए उस तरफ, उस डायरेक्शन में थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं। चाहे हम थेरेपिस्ट के तौर पे करें, चाहे हम पेरेंट के तौर पे करें, हम बच्चे को एक सही एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं जिससे कि बच्चे को जो कुशलता उसके अंदर होनी चाहिए वो उसके अंदर डेवलप हो सके। इंटरवेंशन के लिए जो भी बैठते हैं, पेरेंट्स हों या थेरेपिस्ट हों, वो बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर फॉर्म में होते हैं। तुम अगर ऐसे करते हो तो ये रॉन्ग है, तुम अगर ऐसे इस तरीके से करोगे तो ये राइट है। जो भी तरीका है जो बच्चा अभी यूज़ कर रहा है उससे वो किस तरीके से सही जो पैटर्न है उस पैटर्न को वो समझे, और समझने के बाद जो है वो उस पैटर्न को वो फॉलो करे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंटरवेंशनिस्ट उस बच्चे को वो बातें बताने के साथ उसका जो रिस्पॉन्स है उसको देखे, समझे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी आप लोग देख रहे हैं कि DGOVR, ये अलग अलग लेटर्स जो हैं वो बाहर पड़े हुए हैं। अगर हम बच्चे को ये बोलते हैं कि आपको अभी इन लेटर्स की पहचान करनी है और पहचान के साथ में जो है वो इनको उनकी जगह पर सेट करना है, अगर बच्चे को इस प्रैक्टिस को हम पहले एक बार बता चुके रहते हैं कि ये कौन से लेटर्स हैं, उसके बाद हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर बच्चे ने ये जो सेम हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो फॉलो करता है, जिसको कि हम छोटे लेवल से शुरू करते हैं। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि जी कहाँ पे है वो आपको सेट करना है पिक बोर्ड पे। अगर बच्चा जी को ही उठाता है और जी को बोर्ड पर सही जगह पर सही तरीके से लगाता है, बच्चे का ये रिस्पॉन्स है, जिसको कि जो भी थेरेपिस्ट हैं या पेरेंट्स अगर ये काम कराते हैं तो पेरेंट्स उस चीज़ को देखते हैं और बच्चे को जो है वो कॉन्सिक्वेंस के फॉर्म में, अब यहाँ पर मैं थर्ड स्टेप जो है वो उसकी बात करने जा रही हूँ, कॉन्सिक्वेंस, जो कि बच्चे को उसके इस बिहेवियर पर एप्रिशिएट करते हैं या कुछ भी उसको एक तरीके से अगर कहा जाए तो जो भी उसे चाहिए उस तरीके से एक छोटा सा रिवॉर्ड देते हैं। ये रिवॉर्ड एक बहुत बड़ा रोल रखता है जो कि बच्चे के लिए एक मोटिवेशन की तरह से होता है कि हम जब भी जितनी बार भी इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ जो हम सिखाना चाहते हैं बच्चे को, वो एक्टिविटी अगर बच्चा करता है तो हम उसको देते हैं और हमारे इस रिवार्ड से अगली बार की चांसेस भी बढ़ जाती हैं, जो एक रेनफोर्सर की तरह काम करते रहते हैं यहाँ पे ये रिवॉर्ड्स, कि बच्चा वो काम बार बार जब भी हम कहें वो करे। इससे उसकी प्रैक्टिस भी डेवलप होती है और उसकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है। यहाँ पर ये भी कंडीशन बन सकती है कि इंटरवेंशनिस्ट ने ये बात बोला कि इस तरीके से करोगे तो ये गलत है और ऐसे करोगे तो ये सही है। पढ़ाई में अगर कहूँ तो ABCD जैसे कि ये आपके सामने पिक बोर्ड है, इसमें अगर वो सही ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है
तो यहाँ पर इमीडिएटली उसको हमें, अगर बिहेवियर बच्चे का इस तरीके से नहीं दिखाई देता है तो ये ज़रूरी होता है कि हम उसको माइल्ड पनिशमेंट, जैसे कि हम उसको हल्का सा कुछ ऐसा बोलें जिससे कि एक फॉर्मनेस उसको दिखाई दे, जिससे कि उसको ऐसा लगे कि जो भी हमें कह रहे हैं वो हमारे साथ में उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है, या हमारा ये बिहेवियर जो है वो शायद सही नहीं है, ऐसा उसको लगे, और वो वापस इस बिहेवियर को, जो कि कहा जा रहा है, उस बिहेवियर को वो फॉलो करने की कोशिश करे। तो एक रीइंफोर्सर की तरह से जैसे हम उसको एप्रिशिएट करते हैं, वैसे ही हम पनिशमेंट के तौर पे यहाँ पे देखें तो हम उसके साथ थोड़े से फर्म हो जाते हैं, थोड़ा हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और उससे हम वो बिहेवियर कराते हैं। जब हम वो बिहेवियर उससे कराते हैं, उसके बाद हम उसको इमीडिएटली रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्स मतलब एप्रिशिएट यहाँ पे करने की बात हो रही है, या अगर कुछ छोटे मोटे रिवॉर्ड्स हैं तो हम उसको दे सकते हैं। ऐसे में बच्चे का वो बिहेवियर जितनी बार भी रीइंफोर्स होता है तो ये बच्चे की एक प्रैक्टिस का पार्ट बन जाता है। बच्चा वो बार बार आसानी से खुद से करना शुरू कर देता है। डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग में ये मेथड हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर बच्चा और थेरेपिस्ट, सिर्फ ये ही दो लोग मेजर रोल रखते हैं। इंसिडेंटल टीचिंग में अगर देखा जाए तो हम सभी लोग जो हैं वो आसपास में देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बड़ों को इमिटेट करते हैं। अगर बड़े जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, बच्चे भी उसी तरीके से उस काम को करने की कोशिश करते हैं। बच्चे जो कोशिश करते हैं उस काम को करने की, उस काम में वो गलतियां भी बहुत सारी करते हैं, लेकिन चूँकि उनका मोटिवेशन होता है, वो उस काम को बार बार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चों की जो मिस्टेक्स हैं, जहाँ पर वो गलतियाँ कर रहे हैं, उसको बहुत ही क्लियर फॉर्म में उसको वो समझा सकें कि यहाँ पर अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर मिस्टेक हो जा रही है, अगर आप ऐसे करो, मतलब इस ढंग से अगर आप इस काम को करोगे तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगी। तो बहुत क्लियर एक मैसेज जो कि पेरेंट्स को बच्चों को क्लैरिटी के साथ देने की ज़रूरत होती है जब उनके अंदर वो स्किल डेवलपमेंट का फेज़ चलता है। सेम यही प्रोसेस हम जब एक तरीके से क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने में हम बच्चे को, जब हम एबीए के अंदर कोई ट्रेनिंग देते हैं तो एडल्ट्स जिस तरीके से कोई बिहेव करते हैं, बच्चे उसको इमिटेट करते हैं। यहाँ पर हम उस तरीके का एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर बच्चे को वो नेचुरल सेटअप रिलेट कर पाने में कोई कठिनाई ना हो। बच्चे उस माहौल में किस तरीके से दूसरे काम कर रहे हैं उसको भी वो देख करके सीखने की कोशिश करते हैं, और ये अपने आप, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंसिडेंटल टीचिंग, ये बच्चे इमिटेट करते हुए धीरे धीरे उस काम को सही ढंग से करने की प्रैक्टिस में ये बातें आ जाती हैं कि वो उस काम को ठीक ढंग से कर सकें। यहाँ पर अगर बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 4 कंपोनेंट्स मेजरली काम करते हैं, जो कि एनवायरमेंटल अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि बच्चे को हम इस तरीके के एटमॉस्फेयर में रखें, इस तरीके के एनवायरनमेंट को दें हम उसको, जिसमें कि वो कुछ नया सीख सके, या जो पुरानी सीखी हुई चीज़ें हैं उसको वो भूलने ना पाए, वो बार बार उसको एक्सपोजर मिले। दूसरा, एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि बच्चा खुद से मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर बच्चे के अंदर उस बात को या उस काम को लेकर के अगर एक्साइटमेंट नहीं है, अगर वो करना नहीं चाहेगा, तो लर्निंग पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब भी हम एबीए करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिसमें बच्चा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, और उसको ऐसा लगे कि हमें यहाँ पर एक्टिव रहना है, थोड़ा खुद से और थोड़ा हमारे प्रॉम्प्ट के थ्रू, लेकिन उसको कोशिश यहाँ पर बच्चे को करने में कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, इस तरीके का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो बच्चा अगर मोटिवेटेड नहीं है उस सिचुएशन में, उस जो भी एटमॉस्फेयर हम उसको उस समय दे रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में अगर वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो बच्चे के लर्निंग पे उसका सीधा असर आएगा। तो हमें सबसे पहले ये भी बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चा खुद से इनिशिएट करे। उसके बाद जो उसके जो बार बार उस काम को करने के लिए जो मोटिवेशन है, उसे जो वो काम बार बार कर रहा है, उस काम का जो रिज़ल्ट आता है कि धीरे धीरे हमें ये दिखाई देता है कि वो बच्चे में उस स्किल को लेकर के एक क्लैरिटी बढ़ रही है। इसको हमें रेट करने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है कि ये एक्चुअली बढ़ रही है या किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे सीखते हैं लेकिन सही सीखने, सही समझ के साथ में कुछ नई
गलत स्किल भी ले लेते हैं। वो गलत स्किल को हमें कंट्रोल भी करने की ज़रूरत होती है और साथ में जो भी स्किल है जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है वो भी हमें समझने की ज़रूरत होती है। और इस इम्प्रूवमेंट को जो जैसे कि कल आपने सिर्फ 5 ही बीट्स डाले थे थ्रेड में, आज आपने 10 बीट्स डाले हैं, तो 10 बीट्स डालने पे उसको हमें एप्रिशिएट तो करना ही है। एप्रिशिएट करने के साथ में यहाँ पर ऐसे इम्प्रूवमेंट को बच्चे खास करके उसको पावरफुल मोटिवेशन या रिइंफोर्सर की तरह वो काम करे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उनको थोड़ा सा कुछ ऐसे प्राइमरी रिवॉर्ड्स जैसे चॉकलेट्स या फिर कुछ जो भी बच्चे को पसंद है वो हम आइटम्स जो कि एडिबल होते हैं वो हम उनको थोड़ा दें, जिससे कि हैप्पीनेस है वो भी उस समय पे देखी जाए और उससे वो जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस बार बार रिपीट होने की चांसेस भी बढ़ जाती हैं। तो इंसिडेंटल टीचिंग जो कि हम आसपास में वो चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बच्चे ऑटिज़म के साथ में होते हैं उन बच्चों के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि सोशल कम्युनिकेशन स्किल या इंटरेस्ट में कमी होने के कारण वो उन चीज़ों पर, उन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते और वो ध्यान न दे पाने की वजह से आसपास में क्या हो रहा है वो सीख नहीं पाते। ऐसी कंडीशन में ये ज़रूरी होता है कि हम इस तरीके से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें और उनको हम वो ट्रेनिंग दें जिससे कि वो उस चीज़ को समझ सकें और जब फ्यूचर में कभी उनके सामने ऐसा कुछ होता है तो वो उसको अप्लाई भी कर सकें। इस चीज़ के लिए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है।